हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे सिपाही एक जगह पे इकट्ठा होते हैं। तभी अधिकारी कहता है अगला, और एक इंसान आगे आ जाता है। उसके बाल खुले हुए होते हैं, उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन वो लंगड़ा रहा होता है। अधिकारी उसको देखकर कहता है कि तुम लंगड़ा क्यों रहे हो, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। फिर हमें लेडी लवलन दिखाई जाती है। लेडी न्यूनवेटिन उसके कान में कुछ कहती है और तभी वो कहती है ठीक है, और फिर चाय पीने लगती है। फिर मामा शाओलिन से कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है। शाओलिन कहती है कि 6 महीने के बाद मेरी टर्म खत्म हो जाएगी, फिर मुझे यहाँ से जाना होगा। मैं नौकरी को ढूंढ रही हूँ, लेकिन मुझे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल रही। इसके अलावा अगर मैं अमीर खानदान से होती तो मैं कहीं ना कहीं शादी कर लेती, लेकिन अभी तो ये होने से रहा। फिर वो मामा उसे पूछती है कि क्या तुम्हारी नज़र में कोई नौकरी है। तभी मामा अपनी और उसकी यादें याद करने लगती है। वो सोचती है कि ये बहुत अच्छी लड़की है। शुरुआत में लगा था कि ये बहुत बातूड़ी लड़की है, लेकिन ये बहुत होशियार भी है। इसने स्कूल में दाखिला भी लिया था और पढ़ना लिखना सीखा। फिर वो कहती है कि अब ये यहाँ से चली जाएगी। फिर मामा कहती है कि मेरे पास एक जगह तो है। तब वो कहती है कि है तुम्हारे पास जगह। वो कहती है कि हाँ, लेकिन वर्डी ग्रीस हाउस प्लेसर डिस्ट्रिक्ट की सबसे अच्छी जगह है और वहाँ पर तुम्हारे जैसी लड़कियों का स्वागत भी किया जाता है। लेकिन तुम अभी बहुत जवान हो, लेकिन तुम्हारा चेहरा अच्छा दिखता है। ऊपर से तुम्हें सब कुछ आसानी से सिखाया जा सकता है। बूढ़ी अम्मा तुम्हें आसानी से रख लेगी, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे इतने बुरे दिन भी नहीं आए कि मैं वहाँ पर तुम्हें भेजूँ। अगर कोई रास्ता नहीं बचा तो ही मैं तुम्हें वहाँ पर भेजूंगी। पहले कुछ और ज़राए ढूंढते हैं। तभी शाओलिन कहती है कि दूसरे ज़राए। तब वो कहती है कि हाँ। फिर उसे जिनशी की याद आने लगती है और वो कहती है कि नहीं नहीं, उनके सामने से नहीं लेकर जा सकती। हो सकता है कि ये उनके पास जाने से वो और भी ज़्यादा मुश्किलात में पड़ जाए। तभी वहाँ पर शीशु आ जाती है और वो कहती है कैसी हो। शाओलिन उसके पास आती है और कहती है कि तुम्हारे पास कोई रास्ता है। तब वो कहती है कि कैसा रास्ता। शाओलिन कहती है कि मेरी टर्म खत्म होने वाली है, अब मुझे कोई जगह चाहिए जहाँ पर मैं रह सकूँ और काम कर सकूँ। तभी शीशु कहती है कि अच्छा, तुम्हें जगह चाहिए। तभी शाओलिन कहती है कि तुम्हारी कोई जान पहचान है क्या। तब वो कहती है कि मेरी जान पहचान तो नहीं है, लेकिन मैं ऐसी जगह को जानती हूँ जहाँ पर जान पहचान बनाई जाती है। फिर वो उसे स्नानागार के पास ले आती है और कहती है कि ये स्नानागार है, अभी यहाँ पर कोई नहीं आता इस वक्त। तभी मामा कहती है कि बहुत बड़े स्नानागार, यहाँ पर 1000 से ज़्यादा लोगों की जगह है और एक साथ सैकड़ों लोग नहा सकते हैं। हर कॉक्यूबाइन के पास अपना खास बाथटब होता है, वो भी अपने पवेलियन के अंदर। और इस जगह के अंदर बहुत सारे कमरे हैं जहाँ पर छोटे स्नानागार है। वो सब बीच के दर्जे की कॉक्यूबाइंस के लिए बनाए गए हैं और ये बड़े स्नानागार छोटी मुखादमात के लिए बनाए गए हैं। वैसे तो मैं वर्दी ग्रेस हाउस में बाथटब में ही नहाती थी, लेकिन आम लोग ये नहीं कर सकते। वो अपने शरीर को बस पोंछ लेते हैं कपड़े से, लेकिन छोटी मुखादमात के लिए इस तरह की व्यवस्था करना सच में काबिले तारीफ बात है। तभी शुशु अंदर कूद जाती है और चिल्लाने लगती है। कहती है कि ये तो बहुत गर्म है। तभी उसे बाहर निकाला जाता है और अपोफिक्री उसके ऊपर ठंडा पानी डालती है। शाओलिन कहती है कि दिन के इस पहर ये बहुत ज़्यादा गर्म होगा, हमें थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। तभी शीशु कहती है कि मैं यहाँ ज़रा देर से आती हूँ, इसलिए मुझे पता नहीं चला। एपोफिक्री उसे देखने लगती है और कहती है कि शीशु, तुम्हारे कपड़े तुम्हें छोटा दिखाते हैं नहीं। तभी शीशु कहती है कि तुम्हारा मतलब क्या है और तुम क्या देख रही हो। तभी एपोफिक्री हाथ से इशारे करते हुए कहती है कि तुम्हारा तो अच्छा जिस्म है। जिसके बाद शाओलिन कहती है कि तुम्हें पहले अपने आप को साफ करना चाहिए, फिर टब में जाना चाहिए, क्यों। जिस पर शीशु अपनी बत्ती सी दिखा देती है। फिर हम देखते हैं कि शाओलिन अपने आप को साफ कर रही होती है। तभी एपोफिक्री अपने बालों में शैम्पू करने लगती है, जिस पर शीशु कहती है कि मैं भी थोड़ा ले लूँ। तब वो कहती है कि हाँ ले लो, जिस पर वो अपने बालों में शैम्पू करने लगती है। लेकिन तभी शाओलिन कहती है कि ये क्या है। तब वो कहती है कि ये शैम्पू है, इससे बाल साफ किए जाते हैं। फिर एपोफिक्री कहती है कि मैं तुम्हारे सर में लगा दूं, और फिर वो कहती है कि हाँ लगा दो। उसके बाद उसके सर में एपोफिक्री शैम्पू करने लगती है, लेकिन तभी झाग उसके आंखों पे आ जाता है। तभी शाओलिन कहती है कि इसने तो मेरी आंखों को ढक लिया। तभी मामा कहती है कि अपनी आंखों को बंधी रखना, और फिर उसके ऊपर पानी उड़ेल देती है। फिर हम देखते हैं कि शाओलिन पानी को झटकने लगती है। तभी मामा कहती है कि ये कुत्ते जैसी हरकतें कर रही है। फिर वो शीशु को देखती है और चौंक जाती है। हम देखते हैं कि शीशु ऊपर से लेकर नीचे तक झाग में डूबी हुई होती है। आखिरकार पानी बर्दाश्त लायक हो जाता है और तभी एपोफिक्री और शीशु उसके अंदर चली जाती है, लेकिन शाओलिन बाहर ही रहती है। जिस पर एपोफिक्री कहती है कि तुम नहीं आओगे। तब शाओलिन कहती है कि नहीं, मैं बस अपने शरीर को पोंछ लूंगी। तभी शीशु कहती है कि इसमें बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है। तभी मामा सोचती है कि वो इस जगह पे नहीं है और वो जहाँ से आई है वहाँ पर बाथटब का इस्तेमाल नहाने के लिए नहीं होता। तभी एपोफिक्री उसको देखती हुई कहती है कि मुझे लगता है कि सादा पानी नहाने के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर वो शीशु से कहती है कि तुम तो यहाँ पर जान पहचान करवाने के लिए लाई थी ना। फिर शीशु कहती है कि सही कहा, और वो उन दोनों को अपने साथ लेकर चलने लगती है। शाओलिन कहती है कि ये तो कॉक्यूबाइन का कमरा है, तुम यहाँ पर क्यों लेकर आ रही हो हमें, वो हमें डांटेंगे। तभी शीशु कहती है कि डरने की कोई बात नहीं है, वो हमें नहीं डांटेंगी, और आखिरकार यहीं पर तो हमें जान पहचान बनानी है। एपोफिक्री कहती है कि वो कैसे। तब वो अपने हाथ का कपड़ा अपने सर पे बांधने लगती है और तभी एपोफिक्री कहती है कि मैं देख रही हूँ। तभी वो एक बीच के दर्जे की कॉक्यूबाइन के पास आती है। बीच के दर्जे की कॉक्यूबाइन कहती है कि तुम यहाँ पर आ गई, वो क्या नई लड़कियाँ है। तब वो कहती है कि हाँ, ये नई लड़कियाँ है। उसके बाद वो कॉक्यूबाइन उल्टा लेट जाती है। उसकी लेडी इन वेटिंग शीशु को टेल दे देती है और कहती है कि जैसे तुम वालिश करती हो वैसे ही दूसरों को सिखाओ। तभी शीशु कहती है हाँ बिल्कुल, और एपोफिक्री और शाओलिन को भी इशारा कर देती है। एपोफिक्री और शाओलिन दोनों ही अपने सरों पे कपड़े बांध देती है। तभी वो कॉक्यूबाइन कहती है कि बहुत अच्छे, थोड़ा बाई तरफ।
एपोफिक्री उसे देखकर कहती है कि राजा अभी इसके पास नहीं आए हैं, अगर वो इसके पास आते तो ये इतनी बेदरकार नहीं होती और ऐसे किसी भी मुखादमात को खुद को छूने नहीं देती। फिर एपोफिक्री देखती है कि उसकी चमड़ी पर रैशेस पड़ गए होते हैं और तभी वो जाती है कमरे में और अपने कपड़ों में कुछ ढूंढती हुई कहती है कि जब मैं प्लेजर डिस्ट्रिक्ट में थी तो वहाँ पर मेरी बड़ी बहनें अपना बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखती थी। वो कहती थी छोटी छोटी बारीकियों से ही फर्क पड़ता है और फिर वो पोटली निकाल लेती है। फिर एपोफिक्री वापस आ जाती है। वो कहती है कि तुम कहाँ गई थी? तभी वो कहती है कि ये लेने गई थी एक पतला धागा। फिर वो धागे को घुमा लेती है और कहती है कि मैं बालों पे इसे इस तरह से घुमाती हूँ, क्या आप इसका तजुर्बा करना चाहेगी? फिर वो लेडी इन वेटिंग के बालों को निकालने लगती है। एपोफिक्री कहती है इससे ज़्यादा दर्द तो नहीं होता? तब वो कहते हैं कि दर्द तो होता है लेकिन ये लेजर से तो ज़्यादा ही बेहतर है। हम देखते हैं कि शिशु उसके जिस्म पे दूसरी बार तेल लगा रही होती है। तभी कॉक्यूपाइन इसे देखकर कहती है कि ये तो बहुत अच्छा लगता है, तुम यहाँ दोबारा कब आओगी? जिस पर एपोफिक्री शिशु से पूछती है। वो कहती है कि शायद हम एक दिन छोड़ के आएंगे। तभी एपोफिक्री सोचती है कि सही कहा था शिशु ने, यहाँ पर जान पहचान बनाई जा सकती है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं है, वरना तो कॉक्यूपाइंस एक दूसरे से दूर ही रहती है। तभी शाओलिन कहती है कि मसाज करना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। फिर शिशु कहती है कि जो कोर्ट लेडी ये काम करती थी उसका कार्यकाल खत्म हो गया जिसकी वजह से उसे जाना पड़ा। फिर शिशु कहती है कि उसका काम इतना अच्छा था कि एक कॉक्यूबाइन ने उसे अपने घर वालों के पास भेज दिया और अब वो वहाँ पर काम करती है। वो शाओलिन से कहती है कि तुम चाहो तो ये काम सीखकर उनके लिए काम कर सकती हो। जिस पर शाओलिन कहती है कि सही कहा, मैं ये काम सीखूंगी। फिर शिशु कहती है कि वो अगर हमारे काम से ज़्यादा खुश होती है तो हमें अपनी चीज़ों में से कुछ चीज़ें भी देती है और फिर वो एक कंघी दिखाने लगती है। इसके अलावा अगर ये चीज़ें टूट भी जाए तो भी ये इतनी कीमती है कि अच्छे दामों में बिक जाती है। तभी एपोफिक्री सोचती है कि शिशु कभी भी घाटे का सौदा नहीं करती, यहाँ पर आम मुखादमात को 2 बार आने की इजाज़त है। इसके अलावा किसी कॉक्यूबाइन की खिदमत करके यहाँ पर रुकने का अच्छा बहाना भी मिल जाता है। लेकिन लेडी होंगयांग को क्या ये पसंद आएगा? फिर शाओलिन चिल्लाकर कहती है कि चलो जान पहचान बनाए, जिस पर शिशु कहती है कि हाँ जान पहचान बनाए। एपोफिक्री उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती है। लेडी ग्यो को कहती है कि अच्छा तो तुम मसाज करती हो कॉक्यूबाइंस का, जिस पर मामा कहती है कि अगर आप इजाजत दे तो मैं वहाँ जाना चाहूंगी अपनी परिचित के साथ। तभी होंगयांग उसे गुस्से से घूरने लगती है। वो कहती है कि मैं समझ के मैं नहीं जाऊंगी, जिस पर लेडी ग्यो को कहती है कि तुम जरूर जाना, जिस पर लेडी होंगयांग चौंक जाती है और कहती है कि आप क्या कह रही है। लेडी ग्यो को कहती है कि वहाँ पर बहुत सारी अफवाहें भी फैलती होगी, बहुत सारी बातें भी होती होगी हरम के बारे में। फिर लेडी ग्यो को कहती है कि अगर तुम्हें कुछ मजेदार पता चले तो मुझे जरूर बताना, जिस पर एपोफिक्री कहती है कि जरूर बताऊंगी। फिर वो सोचती है कि लेडी ग्योको भी शिशु की तरह ही है, बहुत होशियार। एपोफिक्री कहती है कि लेडी ग्योको ने एकदम सही बात कही थी, यहाँ पर बहुत सारी अफवाहें फैली हुई है। सबसे बड़ी अफवाह तो यही है कि लेडी ग्योको पेट से है, लेकिन इसके साथ साथ मुझे ये अफवाह भी सुनाई दी कि लेडी लिहुआ भी पेट से है। लेकिन ये चौंकने वाली बात नहीं थी। सबसे ज़्यादा चौंकने वाली बात तो ये थी जो मैंने सुनी, वो ये कि लेडी लिहुआ भी पेट से है। वैसे तो उन्हें यहाँ आए 6 महीने से ज़्यादा वक्त हो चुका है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी ये सब हो जाएगा। तभी हम देखते हैं कि पिछले दर्जे की कॉक्यूबाइन उससे बात कर रही होती है। वो कहती है तुम जानती हो वैसे तो लेडी लिहुआ कपड़ों के मामले में बहुत ज़्यादा कड़क है, लेकिन बहुत दिनों से वो कुछ ऐसे कपड़े पहन रही है जिससे उनकी जिसामत पे फ़र्क आए। उनके कपड़े बहुत ज़्यादा ढीले ढाले होने लगे हैं अब। इसके अलावा उन्होंने बाहर निकलना भी अब बिल्कुल कम कर दिया है, जिस पर वो फिक्री कहती है कि ये तो होना ही था क्योंकि लेडी लिहुआ के पिता एक बहुत बड़े खित्ते के मालिक जो है। तो इससे मुझे क्या पता चला कि उछले दर्जे की 4 कॉक्यूबाइंस में से 3 प्रेग्नेंट है। खैर ये तो जश्न की बात है और सावधानी की भी। इसके अलावा और भी बहुत सारी काम की बातें मुझे पता चली। फिर वो कहती है कि मैं तो थक गई। तभी कॉक्यूबाइन शाओलिन से पूछती है कि शाओलिन तुम यहाँ कब आओगी? तब वो कहती है कि मैं दूसरे दिन आऊंगी। फिर वो मामा से पूछती है कि ये तुम कैसे करती हो, मेरी लड़कियों को भी सिखा देना, ये बहुत आरामदायक है। तभी शाओलिन कहती है कि ज़रा उस तरफ तो देखो, मैंने सुना है कि बहुत सारे प्यारे किन्नर आए हैं आज, मुझे तो वो बहुत प्यारे लग रहे हैं। लेकिन तभी एपोफिक्री कहती है कि ये बेचारी बहुत ज़्यादा मासूम है। फिर शाओलिन कहती है कि मैंने सुना है कि 30 नए किन्नर आए हैं, जिस पर वो कहती है कि 30, लेकिन मैंने तो सुना था कि अब सर्जरी नहीं होती। जिस पर शिशु मायूसकुन चेहरे के साथ कहते हैं कि वो पुराने गुलाम है। एपोफिक्री कहती है कि मैंने तो सुना था कि गुलामी प्रथा पे रोक लगा दी गई है। जिस पर शिशु कहती है कि वो सारे विदेशी है, विदेशों में अभी भी गुलामी प्रथा पे रोक नहीं लगी है। तभी शाओलिन कहती है फिर वो यहाँ पर कैसे आ गए? जिस पर शिशु कहते हैं कि या तो वो वहाँ से भाग के यहाँ पर आ गए हैं या फिर उन्हें बचाया गया है। और 30 का आंकड़ा सुनकर तो ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़े पैमाने पर हुआ था। तभी शाओलिन कहती है कि इन सबको गर्म पानी डालने का काम मिला है, लेकिन मैं दिल से चाहती हूँ कि ये किन्नर ना हो। तभी वो दोनों चौंक जाती है और कहते हैं कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या तुम्हें अभी भी डाउट है? वैसे देखा जाए तो वो मास्टर जिनसी जितने खूबसूरत नहीं है, लेकिन तभी यह नाम सुनकर एपोफिक्री का मुंह गिर जाता है। जिस पर शिशु कहती है कि तुम तो मास्टर जिनसी के साथ बहुत टाइम बिताती हो ना। तभी शिशु को मामा पकड़ लेती है और कहती है कि मैं बस कॉक्यूबाइंस के आदेशों का पालन करती हूँ और कुछ नहीं। फिर वो अपने हाथ को देखने लगती है और वो पुरानी झलकियाँ उसके सामने आ जाती है और वो सोचने लगती है। लेकिन तभी शाओलिन कहती है कि मामा, और तभी वो अपने हाथ को रगड़ने लगती है और सोचती है नहीं नहीं, वो बस एक मेंढक था, वो मेंढक ही था। तभी वो वहाँ पर लेडी लिशु को देखती है और कहती है कि लेडी लिशु यहाँ क्या कर रही है? हम देखते हैं कि 3 जुड़वा बहनों के सामने मामो बैठी हुई होती है।
फिर मामा एक बिस्किट उठा के खाने लगती है और कहती है कि इन तीनों ने मुझे बुलाया है लेकिन बात नहीं कर रही, शायद ये चाहती है कि मैं शुरुआत करूँ। तभी वो कहती है कि आप कुछ खाइए ना प्लीज़, लेकिन वो तीनों उसे बुत की तरह देखने लगती है और तभी एक चाय का घुट लेते हुए उसे नीचे रख देती है और कहती है कि माओ माओ, मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ क्या? तुम जेट पवेलियन में कब से हो और कब तक ये काम करोगी? तभी मामा कहती है कि यहाँ पर थोड़े कम लोग हैं इसलिए मैं सारे काम कर लेती हूँ, लेकिन मेन काम मेरा चखने का है। तभी उनमें से बड़ी वाली कहती है कि मैं ये जानती हूँ, मुझे ये नहीं पूछना, मुझे जो पूछना है वो ये है, लेडी क्यू को किसी पे आसानी से भरोसा नहीं करते, लेकिन तुम्हारे ऊपर वो कुछ ज्यादा ही भरोसा करती है, जिस पर बाकी की दो चौंक जाती है। तभी उसकी दूसरी बहन कहती है कि बहना, तब वो कहती है कि ये क्या कह दिया मैंने। फिर अपा फिक्री सोचती है कि ये तो बहुत ज़्यादा नज़दीक था, वैसे इनको चिंता करनी चाहिए, आखिर किसी मुखादमा का मालिक के इतने करीब होना सच में शक में मुब्तला करता है। फिर वो कहती है कि मैं बस उनकी एक चखने वाली हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तभी वो कहती है कि ये सब मुझे पहले से ही बताया जा चुका है, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम एकदम साफ बात करने वाली हो। तब वो कहती है कि शुक्रिया। फिर वो कहते हैं कि मैं भी तुमसे साफ बात करना चाहूंगी, मैंने सुना है कि तुम्हारे बहुत सारे दोस्त हैं इस पवेलियन के बाहर, लेकिन मैं नहीं चाहूंगी कि तुम उन्हें पवेलियन के अंदर लेकर आओ, लेकिन हम चाहेंगे कि तुम हमारी जान पहचान उनसे करवा दो, और इसकी शुरुआत मैं चाहूंगी कि तुम मेरी बहन शिकियो से करो, ये अभी तुम्हारी उम्र की ही है, तो इसे तुम लोगों के साथ घुलने मिलने में आसानी रहेगी। जिस पर अपा फिक्री कहते हैं कि सही कहा है इन्होंने, अभी तो मैं बस शिशु और शाओलिन के साथ ही घूम रही हूँ, मुझे कुछ और भी करना चाहिए, एक चखने वाली होने के नाते मुझे सावधान रहना ही चाहिए। फिर अपा फिक्री से पूछते हैं कि कल क्या तुम मेरे साथ स्नानागार चलोगी? जिस पर शिकुई चौंक कर कहती है कि स्नानागार, लेकिन फिर कोकुयो कहते हैं कि तुम्हें बस ये सोचना है कि ये तुम्हारे काम का हिस्सा है, और चाय पीने लगती है। बेचारी के चेहरे पे 12 बज जाते हैं, वो जोर से चिल्लाती है कि क्या? हमें शिशु और शाओलिन दिखाई जाती है, वो बहुत ज़्यादा पागलपन कर रही होती है। वो कहते हैं कि ये मामाओं की नई दोस्त है, ये हमारी भी दोस्त बनेगी नहीं। जिस पर शिकी कहती है कि ये कौन है? जिस पर जवाब देते हुए मामाओं कहती है कि वो खतरनाक तो बिल्कुल भी नहीं है, शायद। तभी शाओलिन कहती है कि आज काम ज़्यादा नहीं है, बहुत सारी लड़कियां अब मसाज करने लगी है, क्यों? जिस पर मामाओं कहती है कि सही कहा, बहुत सारी लड़कियों ने हमारी देखा देखी ऑक्यूपाइंस की चाकरी करना शुरू कर दी है। लेकिन तभी शिशु कहती है कि लेडी शिकियो, आपको अब बदल देने चाहिए कपड़े। तभी शिकी कहती है कि मैं बदल रही हूँ, लेकिन तभी वो दोनों उनको आंखें फाड़ के देखने लगती है और कहती है कि हम आपकी मदद करेंगे। तभी वो कहती है कि नहीं। हम देखते हैं कि शिकियो ने कपड़े उतार दिए होते हैं और वो अपने हाथ में रुमाल लेकर कहती है कि क्या मुझे इन्हीं कपड़ों में वहाँ जाना है? जिस पर शाओलिन कहती है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होने वाली है, इन कपड़ों में भी तुम्हें बहुत गर्मी लगेगी। लेकिन तभी शिशु कहती है कि ये शर्मो हया, हमसे कैसी, हमसे क्या पर्दा, और उसका कपड़ा हटा देती है। फिर उसे देखकर मामा और शाओलिन चौंक जाते हैं और तभी शिशु कहती है कि ये तो एक नंबर लग रहा है। तभी शिशु कहती है कि एक नंबर, ये कैसे अल्फाजों का चुनाव किया है तुमने? तुम्हें बात करते वक्त हया का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। तभी शाओलिन बेचारी वहाँ पर सहम जाती है और मामा कहती है कि ये तो यहाँ पर दुश्मन बनाने आई है। जिस पर शिशु से कपड़ा देती हुई कहती है कि हमसे क्या शर्माना, हम तो लड़कियां हैं। तभी वो कहती है कि मैं अपनी बहनों के अलावा किसी और के सामने से नहीं आई, और ये बात मैंने लेडी ग्यूको को भी बताई थी, इसलिए उन्होंने मुझे पवेलियन का हौज इस्तेमाल करने दिया। और तो और मशरिक के जानिब एक बहुत बड़ा रेगिस्तान है, वहाँ पर इस तरह से गर्म पानी में नहीं नहाया जाता। तभी मामा कहते हैं कि तुम्हें बहुत ज़्यादा काम करना है, तो शर्माना छोड़ दो अब। फिर मामा कहते हैं कि मैंने बालों को साफ कर दिया है, अब जाके वहाँ से तेल ला के दो मुझे शिकियो। तभी शाओलिन कहती है कि शिकियो इधर भी लेकर आना। तभी शिकियो इधर उधर देखने लगती है, लेकिन तभी मामा उसे तेल दे देती है। फिर मामा कहती है कि तुम्हें बस इतना करना है कि इसे पूरे शरीर पर फैला देना है। जिस पर शिकियो कहते हैं कि पूरे शरीर पर, बस उसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करो और ऐसा करो कि वो तुमसे बात करने लगे। तभी वो कॉक्यूबाइन के जिस्म पे तेल लगाने लगती है और शाओलिन कहती है कि जैसे हम कर रही है वैसे ही करना। तभी मामा कहती है कि काम खत्म हुआ, लेकिन फिर वो लेडी लिशु को देखती है और सोचती है कि इन्हें मैंने पहले भी देखा था, लेकिन इस तरह से एक ऊंचे दर्जे की कॉक्यूबाइन को यहाँ पर आके डरना नहीं चाहिए। लेकिन तभी लेडी लिशु फिसल जाती है और उसके पीछे उसकी हेड लेडी निर्वेटरीन भी फिसल जाती है। आखिर मैं कैसे भूल सकती हूँ कि जहाँ पर ये रहती है वहाँ का माहौल कैसा है, और अब ऐसा लगता है कि सारी लड़कियाँ उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं करती। खैर, लेडी लिशु जिनको राजा कभी भी मिलने नहीं आते, वैसे देखा जाए तो ये अभी भी छोटी प्यारी डरी हुई शहजादी है। तभी मामा उन्हें हाथ दे देती है और कहती है कि जरा मेरा हाथ पकड़ लीजिए, लेकिन तभी वो कहती है कि हाँ क्यों नहीं। फिर वो दोनों मामाओं को देखकर डर जाती है। तभी मामा कहते हैं कि मैं क्या कोई राक्षस हूँ, उल्टा मैंने तो इनकी मदद की थी, फिर ये मुझसे क्यों डर रही है? तभी वो उनके रैशेस देखती है और कहती है कि अरे इनकी हालत भी बहुत खराब है। फिर वो कहती है कि लेडी लिशु, क्या आपको नई बाल निकालने की टेक्निक के बारे में मालूम है? जिस पर लेडी लिशु कहती है कि वो क्या है। फिर अपा फिक्री से ले जाती है और कनान पीछे से चिल्लाती है लेडी लिशु। अपा फिक्री कहती है कि यहाँ पर ले जाए। तभी शाओलिन कहती है कि लेडी लिशु। जिस पर शिकियो कहते हैं कि उच्च दर्जे की कॉक्यूबाइन यहाँ क्या कर रही है? लेडी लिशु बहुत डर रही होती है, लेकिन तभी अपा फिक्री ढाका निकाल के कहती है कि बिल्कुल परवाह मत कीजिए, मैं एक भी बाल नहीं छोड़ूंगी, और अजीब सी शक्ल बना लेती है। तभी लेडी लिशु और भी ज्यादा डर जाती है और फिर हम देखते हैं कि अपा फिक्री उनके बाल निकालने लगती है और उसके बाद शिकियो और वो मिलकर मसाज करने लगती है उन्हें। बीच के दर्जे की कॉक्यूबाइन शिशु से कहती है कि तुमने अच्छा काम किया, और वो कहती है कि आपका शुक्रिया। कन्नान कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी अपा फिक्री कहती है कि आप फिक्र ना करें, मैंने कुछ तेलों का मिश्रण इस्तेमाल किया है जिनसे इनको बहुत ठंडा महसूस होगा, इसके अलावा इनकी चमड़ी भी नरम हो जाएगी। तभी अपा फिक्री कहती है कि मैंने नहीं सोचा था कि इनकी इतनी बुरी हालत होगी। जिस पर कनान कहते हैं कि तुम सही कह रही हो, डायमंड पवेलियन की लड़कियां बारीकियों पे ध्यान नहीं देती। जब मैं इनसे पहली बार मिली थी तो ये बहुत प्यारी थी। लेडी लिशु तो बहुत अच्छी थी, लेकिन उनके पिता ने उनका इस्तेमाल कर लिया, अपने सियासती मफाद के लिए उन्हें इस जहन्नम में ढकेल दिया। अभी तो माजी के राजा इनसे मिले भी नहीं थे, लेकिन उससे पहले ही उनकी वफात हो गई।
फिर इनसे रहबत इख्तियार करवा ली गई और मंदिर में भेज दिया गया। नए राजा ने इन पे तरस खा के इन्हें अपनी कॉक्यूपाइन तो बना लिया, लेकिन वो इनके पास कभी नहीं आए और आखिरकार ये वापस यहाँ आ गई। तभी अपोफिक्री सोचती है कि मैंने नहीं सोचा था कि इस मासूम चेहरे ने इतनी अजियत बर्दाश्त की है। चलो एक बात तो अच्छी हो गई कि इनकी चखने वाली अब इनकी हेड लेडी नीन वेटरिन बन चुकी है। तभी लेडी लिशु कहते हैं कि तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं चाहती हूँ कि तुम लोगों को ठंडे शरबत पिलाऊं। जिस पर शाओलिन कहती है कि हाँ हाँ बिल्कुल। शिकियो तो सब देखकर दंग ही रह जाती है। वो लोग ठंडा शरबत पी रही होती है और लेडी लिशु आराम कर रही होती है। लेकिन तभी अपोफिक्री कहती है, मुझे एक बात तो बताइए, आप यहाँ पर क्यों आई? आपके पास तो एक बड़ा हौज है। तभी लेडी लिशु कहती है कि वहाँ पर कुछ है और मुझे लगता है कि वो भूत है। शाओलिन ये सुनकर डर जाती है, लेकिन अपोफिक्री गौर से देखती है और कहती है भूत। और यहाँ पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये एपिसोड पसंद आएगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा पसंद आया हो तो कमेंट भी कीजिए। दोस्तों थैंक यू, खुदाफिज, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे। थैंक यू।